Hello everyone, this is Sakshi. I welcome you all on मेहनती बच्चे. So finally SSC CGL 2019 की नोटिफिकेशन अपलोड हो चुकी है साइट पे. वो सब स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर करें बिकॉज़ अच्छी पोस्ट है और इसमें फ़ी स्ट्रक्चर भी कुछ ज़्यादा नहीं होता. तो आप आराम से कोई भी स्टूडेंट इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकता है बिकॉज़ हम जो भी सब्जेक्ट्स आमतौर पे डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं सिलेबस सारा वही होता है ऑलमोस्ट. ओके, तो आपकी अच्छे से इस पेपर की भी तैयारी आराम से हो सकती है. इसको ज़रूर फिल कीजिए, इसको मिस मत करना. आज की वीडियो में हम बेसिक डिटेल्स देखेंगे रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है, उसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा. ओके, जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे. ओके, वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे बिकॉज आने वाले टाइम में सीजीएल के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं. स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन. ओके, सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं. सबसे पहले फॉर्म कब तक फिल कर सकते हो, 22 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक फिल कर सकते हो. देन लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 25 नवंबर. देन लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट इज 27 नवंबर. देन लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान इज 27, मतलब चलान 27 नवंबर तक आप जनरेट कर सकते हो और उसको पे कब तक कर सकते हो, 29 नवंबर तक. ओके, अगर हम और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें वो है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के रिगार्डिंग. ध्यान रखना ये टेंटेटिव डेट्स हैं, मीन्स 90% श्योर है कि यही डेट्स रहेंगी, बाकी 10% पॉसिबिलिटी है कि इधर उधर हो जाए एग्जाम. ओके, जो टीयर 1 के लिए दे रखी है वो है 2 मार्च 2020 से लेके 11 मार्च 2020 तक. देन टीयर 2 और टीयर 3 के लिए 26 जून 2020 से लेके 25 जून 2020 तक. ओके, उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट पोस्ट की बात करें तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं. देखो इसमें अलग अलग पे लेवल्स दे रखे हैं और उसमें डिफरेंट पोस्ट हैं. बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रुप बी और सी के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली जाती है. ओके, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और उसके लिए एज लिमिट क्या है. बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि एक बार फुल नोटिफिकेशन को खुद ज़रूर पढ़ना. ओके, सबसे पहले है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की. इसमें जो एज है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. देन असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, उसमें भी 30 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए. देन पे लेवल 7 की बात करें तो उसमें तकरीबन सारी पोस्ट के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स तक की है. ओके, डिफरेंट पोस्ट हैं जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन IB दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो. देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के ऐसे अलग अलग दे रखे हैं पोस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में. ओके, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ, देन असिस्टेंट, उसके बाद फिर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर. देन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर इन CBIC दैट इज सेंट्रल एक्साइज. देन इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर. ओके, उसके बाद देन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स. ओके, आप इनको एक बार देख लेना. उसके बाद पे लेवल 6 में भी डिफरेंट पोस्ट हैं. ये सब ग्रुप बी के लिए हैं जैसे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, देन डिविजनल अकाउंटेंट, देन सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2. अब इसमें एक बात ध्यान देना, जितनी भी पोस्ट हैं उन सब में तकरीबन 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है एक्सेप्ट जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर. इसके लिए 32 ईयर्स वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात करें तो पे लेवल 5 में कौन सी पोस्ट हैं, ऑडिटर इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. ओके, देन अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट. देन ये ग्रुप सी की पोस्ट हैं, उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेके 27 ईयर्स का है. उसके बाद पे लेवल 4 में भी 18 से लेके 27 ईयर्स तक का जो एज क्राइटेरिया है. और पोस्ट देखते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, देन अपर डिवीजन क्लर्क. ओके, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड CBIC, देन सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, देन अपर डिवीजन क्लर्क. ओके, नेक्स्ट जो है इसमें दे रखा है कि डिसेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और हर पोस्ट के साथ लिखा हुआ है कि कौन से डिसेबल जो पर्सन है वो कौन सी पोस्ट को फिल कर सकते हैं. ओके, आप एक बार इनको ध्यान से पढ़ लेना. उसके बाद नेक्स्ट
हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, इन्होंने थोड़ा एज क्राइटेरिया को और अच्छे वे में डिफाइन कर रखा है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टेबल बनाया हुआ है तो इसको भी एक बार अपनी तरफ से ज़रूर रीड कर लेना। उसके बाद अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन देख लेना, जैसे SC/STs के लिए 5 ईयर है, देन OBC के लिए 3 ईयर है। ओके, देन नेक्स्ट इज़, मैं आपको इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बता रही हूँ, बट एक बार खुद ज़रूर पढ़ना इस नोटिफिकेशन को। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है रिगार्डिंग असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोली है। एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। देन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, then during the period of probation direct recruits shall have to qualify the subordinate audit account service examination in respective branches for confirmation and regular appointment as assistant audit officer and or assistant account officer. Okay, देन जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अगर हम देखें तो बैचलर डिग्री तो है ही इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उसमें बोला गया है कि बैचलर डिग्री हो, साथ में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में एट 12th स्टैंडर्ड +2 में मीन्स। ओके, देन बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ओके, और दे रखा है मीन्स या तो ये चीज़ फुलफिल हो या फिर ये वाली चीज़ फुलफिल हो। ओके, सो थर्ड इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, उसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द subject from a recognized university or institute. The candidate must have studied statics as a subject in all the 3 years of graduation. Means आपके graduation में 3 साल statics पढ़ी होनी चाहिए। Okay, then जो बाकी की पोस्ट बच गई है उसके लिए एक तो बैचलर डिग्री मीन्स ग्रेजुएट होने चाहिए हो आप। ओके, उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके जो ग्रेजुएशन है वो 1/1/2020 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट और बात देखते हैं कौन सी है। देखो इसमें ना एक ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्होंने 1/1/2020 डेट दे रखी है तब तक आपके हाथ में आपके जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की वो आ जानी चाहिए। ओके, सो इस पॉइंट में यही बात दे रखी है, सो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं फ़ी के बारे में। जो फ़ी है वो है 100 रुपीज़। ओके, देखो नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए आप फ़ी डिपॉजिट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात नेक्स्ट ये है कि जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। मीन्स जो भी यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई हैं उनको फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है, अलॉन्ग विथ विमेन कैंडिडेट। ओके, चाहे वो जनरल कैटेगरी के भी हों उनको भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर्स दे रखे हैं एग्जामिनेशन के। ओके, इस बार आपको सेंटर्स भी चूज़ करने हैं, इसमें लिखा होगा, मैं आपको बताती हूँ। सो ये टेबल दे रखा है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे देखो, a candidate has to give option for 3 centers in order of priority within the same region. Same region में 3 centers आप चूज़ कर सकते हो प्रायोरिटी वाइज। ओके, सो आपका वो वाला सेंटर भी आ सकता है, वैसे जिसको आपने फर्स्ट नंबर पे रखा होगा वही आएगा, बट कुछ चेंज भी हो सकता है। ओके, उसके बाद सो नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, इसमें बेसिकली जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 3 टियर्स रहते हैं, कई पोस्ट में 4 टियर्स भी होते हैं। ओके, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो टियर 1 और टियर 2 है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, मीन्स ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। देन टियर 3 पेन एंड पेपर मोड मीन्स डिस्क्रिप्टिव पेपर है। एंड टियर 4 इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट मीन्स टाइपिंग होएगी। ओके, देन द कमीशन रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस इन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये चेंज हो सकता है, वैसे आज तक तो कभी हुआ नहीं, ठीक है, एक बार लिख देते हैं ये। उसके बाद अगर हम डिटेल में बात करें कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, तो सबसे पहले जो टियर 1 है उसमें 4 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, ठीक है।
सबके 25 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सो मैक्सिमम मार्क्स जो हर सब्जेक्ट के हैं वो कितने हैं, 50-50। इसमें जो टाइम मिलेगा पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए वो 60 मिनट्स दिए जाएंगे। टियर 1 की बात कर रहे हैं हम। ओके, 1 hour 20 minutes फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अलाउड टू यूज ऑफ स्क्राइब एज पर पैरा 7.1 एंड 7.2। जो भी कैटेगरीज इसमें मेंशन की गई हैं उनको 1 hour 20 minutes मिलेंगे, बाकी कैटेगरी वालों को 60 मिनट्स। ओके, उसके बाद जो टियर 2 है उसमें भी 4 पेपर हैं, बट जो 2 पेपर हैं क्वांटिटिव एबिलिटीज़ एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये सबके लिए कंपलसरी होता है। बाकी जो 3 और 4 पेपर है वो किसी किसी पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है, सबके लिए नहीं है वो। ओके, टियर 2 के जो पेपर 1 है उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो 200 मार्क्स का वो पेपर होगा और आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे उसको अटैम्प्ट करने के लिए। जो पेपर 2 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का, उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स मीन्स हर क्वेश्चन 1 मार्क का है और आपको 2 hours मिलेंगे इसको अटैम्प्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद जो स्टैटिक्स है उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सो 200 मार्क्स हो गए। देन जनरल स्टडीज़ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वालों के लिए। देन 4th इज जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। उसके बाद देखो टियर 1 एंड टियर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों में इसको सेट किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चंस हिंदी में नहीं उन्होंने दिए होंगे, ठीक है, वो इंग्लिश में ही रहेंगे इन टियर 1 एंड पेपर 2 इन टियर 2। देन इन टियर 1 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 0.50 की टियर 1 में। Okay, in tier 2 there will be negative marking of 0.25 for each wrong answer in paper 2 and 0.50 marks for each wrong answer in paper 1, paper 3 and paper 4. Okay, means English में 0.25 की रहेगी, बाकी जो 1, 3 और 4 वाला पेपर है tier 2 का उसमें 0.50 रहेगी। Okay, in tier 2 paper 1 and 2 are compulsory for all post. Paper 3 of tier 2 will be only for those candidates who apply for post of junior statistical officer in Ministry of Statistics and Program Implementation and Statistical Investigator grade 2 in the office of Registrar Journal. Okay, then in tier 2 paper 4 will be only for those candidates who are shortlisted in tier 1 for paper 4, that is for the post of assistant audit officer. Okay, so JSO के लिए पेपर 3 रहेगा और जो AAO वाली पोस्ट है उनके लिए पेपर 4 रहेगा। ओके, देन जो टियर 3 है वो पेन एंड पेपर मोड है, मींस इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। इसमें ऐसे प्रिसाइज देन लेटर एप्लीकेशन वगैरह आपको लिखनी होगी और इसमें जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 100 मार्क्स और टाइम इसमें 60 मिनट्स दिए जाएंगे। ओके, द पेपर इन टियर 3 विल हैव टू बी रिटन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको या तो आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करो पूरा या आप हिंदी में करो। ऐसे नहीं है कि कुछ हिंदी में कर दिया कुछ इंग्लिश में कर दिया तो उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद अगर हम टियर 4 की बात करें वो स्किल टेस्ट है। इन द टियर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट डाटा एंट्री स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टिव। ओके, अब देखो जो टियर 1 का सारा सिलेबस दिया हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या रहेगा, देन जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक्स रहेंगे, देन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। सो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके लिए आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगी थोड़े दिनों के अंदर। सो उस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टियर 2 का पेपर 1, पेपर 2, देन पेपर 3 का आपको सारा सिलेबस मेंशन किया गया है तो आप उसको अच्छे से देख लो एंड देन पेपर 4। ओके, देन सो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग स्किल टेस्ट। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। ओके, सो जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताने वाली थी वो मैंने सब डिस्कस कर ली हैं इस वीडियो में। एक बार आप अच्छे से नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ना ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म को फिल करने के टाइम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।